नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और आप सभी को मालूम है कि 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है और मोदी सरकार ने तमाम वो प्रयास किए जो देश के हित में हो। उन्होंने जनता के बीच में ऐसी बदलाव किए जो कि उनकी अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट थे। कभी नोटबंदी हुई तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए। एक ई मुद्रा का भी चलन लेकर आए थे। आज हम जानते हैं, यहाँ पर तमाम सीए मौजूद हैं। आज ही अंतरिम बजट पेश हुआ है, हालांकि उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए, लेकिन अब हम जानकारी करेंगे कि जो लोन था वो देश पर, जो कर्जा था वो आज किस स्थिति में, 2014 के पहले क्या था, आज किस स्थिति में है, और साथ के साथ में जो स्वर्ण का भंडार था वो क्या है, ई मुद्रा का चलन कितना कामयाब रहेगा। इन सब बातों के लिए हम बात करना चाहेंगे जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में जो वरिष्ठ सी हैं उन लोगों से। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका वीडियोज़ में एक बार पुनः। देखिए, विकास तो वाकई में बहुत हुआ है। सड़कें बनी हैं, ट्रेन नई आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे सड़कों का विकास हुआ है तो सड़कों की क्वालिटी वो नहीं आई जो होनी चाहिए थी। जैसे हम अगर विदेशों से कंपेयर करें, सड़कें बहुत बनी हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सड़कों की क्वालिटी में अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ट्रेन बहुत स्टार्ट हुई हैं, नई ट्रेन बनी है, वंदे भारत चली है, स्पीड बढ़ी है, नए स्टेशन बने हैं, किंतु अभी भी आप अगर ट्रेन में बैठ के चलेंगे तो वो झटके लगते हैं। आप यूरोप की किसी ट्रेन में चले जाइए, अगर 300 की स्पीड पे वो ट्रेन अगर चल रही है तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो 300 की स्पीड पे चल रही है, झटके नहीं लगेंगे। बल्कि मैं अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे गया था, पिछले हफ्ते की बात है, तो रात में जब वो ट्रेन रुक रही थी या चल रही थी तो नींद खुल जाती थी बार बार, इतने झटके लगते थे। तो वो चीज़ क्वालिटी एक तो मेंटेन करने की जरूरत। दूसरा, बहुत सारा विकास हुआ है, एयर के मामले में बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एयर ट्रैफिक तो इतना बढ़ा है कि अगर आप रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो वहाँ ऐसा लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं। ये स्थिति हो गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक बस सबसे जो मुझे ख़राब बात लगती है वो ये कि हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। तो ये हमारा विकास है या हमारा दुर्भाग्य है, ये मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब हम क्यों कहते हैं। अगर हम 25 करोड़, जैसे आज सीतारमन जी ने कहा कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं, तो फिर हम राशन बांट किसको रहे हैं? क्या हम उन्हीं लोगों को राशन बांट रहे हैं जो विकसित हो चुके हैं, है ना? तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना, हम उन्हें अकर्मण्य बना रहे हैं, उन्हें निकम्मा बना रहे हैं हम। ये चीज़ गले से उतरने, क्योंकि ये एक्चुअली हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है जिसको हम फ्री में रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, रेवड़ियाँ सारी सरकारें बांट रही हैं, सारी राज्य सरकारें बांट रही हैं, जो कि इस देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। जी, ई मुद्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ई मुद्रा लेकर के आए थे, हालांकि अभी चलन में नहीं आ पाई है, लेकिन उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ई मुद्रा आने के बाद में कितना फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, ई मुद्रा आने के बाद जो सबसे ज़्यादा फायदा है, पब्लिक को देखें तो पब्लिक को कैश साथ में कैरी नहीं करना पड़ेगा। कैश कैरी करने के अपने कुछ दुष्परिणाम होते हैं। सरकार की अगर बात करें तो सरकार जितना ई कैश होगा उतना वो रिकॉर्ड में दर्ज होगा और उस पर सरकार को हर बार जीएसटी और इनकम टैक्स का कलेक्शन मिलेगा। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होंगे, देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो ई मुद्रा से अगर पब्लिक की बात करें तो उसको कैश को कैरी करने में आसानी होगी, सिस्टम में से ब्लैक मनी कम होगी, जिससे महंगाई पे भी असर पड़ेगा, महंगाई भी कम होगी। जब ब्लैक मनी ज़्यादा होती है तो महंगाई भी बढ़ती है। तो ई मुद्रा आने से पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को कैश कैरी करने में आसानी होगी और महंगाई कम होगी, ब्लैक मनी कम होगी। और सरकार की बात करें तो उसका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। जी, बात करें देश पर कर्जे की, 2014 से पहले कर्जा क्या था और आज देश किस स्थिति में है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं कि पहले कुछ लाखों करोड़ों का कर्जा था, लेकिन आज वो जो संख्या है कर्ज की वो करोड़ों में पहुंच चुकी है। देखिए, कर्जा, देखिए, दो तरह का कर्जा होता है। एक तो हम कर्जा अगर उस तरीके का ले रहे हैं कि हम ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, वो खतरनाक होता है। लेकिन अगर हम कर्जा लेके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कर्जा हमेशा देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ कर्जा मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कर्जा बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो कर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है तो वो आगे आने वाले सालों में देश के लिए फ़ायदेमंद ही है, उससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और विकसित विकासशील देशों के लिए कर्जा लेना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कर्जा नहीं बढ़ाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं है, तो कर्जा तो बाहर से लेना ही पड़ेगा हमें। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है और पूर्व में जो भारत में जो स्वर्ण है, स्वर्ण का भंडार आज किस स्थिति में है? देखिए, जो 1990 से 2000 के बीच की स्थिति थी, तब तक भारत
एक तरीके से उसकी आत्मा झकझोर गई थी। इतना गोल्ड का जितना भी भंडार था भारत देश का, सब गिरवी रखा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग रोजगार के लिए भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और जो एक सामाजिक पूरे भारत का एक नव युग जो विकसित हुआ है हमारा, उससे विदेशी मुद्रा का भंडार भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, और स्वर्ण का भंडार भी हमारे पास आज इतने संसाधन हैं तो हम उनसे अपने काम आसानी से कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये दिख रहा है सबको चारों तरफ कि जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है ये इसी वजह से है, और हमारी ताकत निश्चित रूप से बढ़ी है। आज आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में हैं, डिफेंस में जो हम अपने बड़े बड़े हथियार अपने आप बना रहे हैं, या एविएशन में जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति ने एक गति पकड़ी है अब आकर। तो भंडार भी इंडिया में अब हमारे अपने संसाधन और भंडार काफ़ी हैं। बात करते हैं जीएसटी को लेकर के। तमाम व्यापारी इस वक्त जीएसटी के जो उनके जो तरीके हैं उनसे परेशान हैं और लगातार मांग करते हैं कि जीएसटी में सुधार किए जाए ताकि व्यापारियों को आसानी हो सके। अभी तक लगभग बताया जा रहा है कि कम से कम 250 बार बदलाव हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितने बदलावों की अभी आवश्यकता और पड़ेगी ताकि जो व्यापारी हैं उनको बिल्कुल राहत हो सके? एक देश एक जीएसटी। मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक टैक्स के नाम पर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया 2017 में, और जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया तो पहले बहुत सारे कर देने पड़ते थे, जैसे सेल टैक्स देना पड़ता था, मनोरंजन कर देना पड़ता था, एक्साइज देनी पड़ती थी, कस्टम, बहुत से करों को सब्स्टिट्यूट करके एक कर बनाया, और उनकी मंशा ये थी कि जो ऐसे व्यापारी है वो बिल्कुल ही परेशान ना हो और उसको एक ही जगह पर कर दे दिया जाए, एक ही जगह उसका रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन क्योंकि जीएसटी 2017 में लागू हुआ, शैशव अवस्था में था, सरकार को भी उसकी कम जानकारी थी, तो उसकी जितनी विसंगतियाँ आती गईं तो जीएसटी काउंसिल द्वारा उनको धीरे धीरे दूर किया गया। उसके बाद जो उसमें कमियां आईं उनको सुधारने के लिए सरकार ई इनवॉइस पोर्टल का सरकार ने निर्माण किया, और उसमें ये हुआ कि आप 50,000 से ऊपर का कोई भी सामान बेचते हैं तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली सरकार ने 5 करोड़ से ऊपर के जो व्यापारी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दिया है। पहले उनको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना पड़ेगा तभी वो माल बेच सकेंगे। इससे क्या होगा कि पहले लोग क्या करते थे, बिल बना के देते, माल भेज देते थे, माल अगर पकड़ा जाता था तो कोई बात नहीं है, नहीं बिल को वापस ले लेते थे। तो इसलिए उस कर पावन की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने ई इनवॉइस की योजना को लॉन्च किया, जिससे कि उसको फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ क्या होता है, जब ई इनवॉइस बनता है तो वो पोर्टल पे आ जाता है, तो उससे जो आईटीसी लेने वाला व्यापारी है उसको भी दिक्कत नहीं होती और सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो ई इनवॉइस में, जो जीएसटी में कमियां हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि जीएसटी में 2 प्रकार की कमियां हैं। क्योंकि लोग एक तो फेक आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। फेक आईटीसी का मतलब ये है कि वो लोग आगे टैक्स जमा नहीं करते हैं, बिल काट देते हैं और उसको हम फेक आईटीसी कहते हैं। तो फेक आईटीसी से बचने के लिए सरकार ई प्लेटफॉर्म पर जा रही है, और आप देखिए सारी चीज़ें सरकार ने ई कर दी हैं, जिससे कि ई इनवॉइस है, ई वे बिल है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकें और परेशानी ना हो। और जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनको भी डेली पकड़ा जा रहा है। यहाँ सरकार और जनता दोनों को ही ईमानदार होने की आवश्यकता है। हम व्यापारियों को भी पूरा टैक्स देना चाहिए, और जो सरकार की मशीनरी है उसको भी अपने को पुराने जैसा ना समझना चाहिए। आज भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सेल टैक्स जाते हैं, एक्साइज जाते हैं, हम देखते हैं आज भी जो अधिकारी हैं उनकी स्थिति बदली हुई नहीं है। उनकी स्थिति में बदलाव आना चाहिए। सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन जो आदमी जैसा है अगर वो नहीं बदल पाएगा तो वो सिस्टम में नहीं आ पाएगा। वो लोग ये प्रयास करते हैं कि सिस्टम से कोई भी चीज़ हटे तो हमारा मिलान हो। सरकार ये प्रयास कर रही है कि व्यापारी और अधिकारी का मिलान ना हो, क्योंकि जब मिलान होगा तभी जो है वो रिश्वत की बातें आएंगी और अन्य तरह की बातें आएंगी। यानी कि रिश्वतखोरी अभी भी जमकर चल रही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी भी रिश्वतखोरी जम के चल रही है। सरकारी जितने भी आदमी हैं उनकी मनोदशा अभी बदली हुई नहीं है। जी, अब बात करता हूँ एक बार, जैसा कि उन्होंने बताया कि सभी चीज़ें ई वे पर जा रही हैं। ऐसे में इस समय आपको इस बात को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में साइबर क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि लगातार सरकार जो है ई पोर्टल पर जब इस सभी योजनाओं को लेकर के आ रही है उससे साइबर क्राइम बढ़ेगा? देखिए, साइबर क्राइम के लिए देश की जनता को जागरूक होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली साइबर क्राइम में फंसते हैं, अपनी लालच के कारण फंसते हैं कि हमें ये चीज़ हमें फ्री मिल रही है। साइबर क्राइम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा आज बैंक का भी कोई अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो एक OTP आता है, बिना OTP के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
तो साइबर क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को, लिंक को शेयर करते हैं या उनको मतलब प्रेस करते हैं जिसकी वजह से हम उस चंगुल में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि कार फ्री मिल रही है, इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री में मिलती है क्या? जब फ्री में नहीं मिलती है कोई चीज़ तो निश्चित तौर पर बात है कि हम जब लालच में नहीं फंसेंगे तो इस साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता हमारे साथ। देखिए, आपकी बात मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहूँगा कि साइबर क्राइम जब तक हमारी गलतियाँ ना हो हम नहीं फंस सकते, लेकिन तमाम साइट आज फेक बना रखी हैं, आईडी हैक हो जाती हैं। जैसे हम किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे आपके ICAI का नंबर चाहिए होता है, मैं गूगल पर डालूंगा तो तमाम फेक आईडीज़ और फेक वहाँ पर पोर्टल खुल जाते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, उसका कारण ये है कि हमें देश की जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस आईडी को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा कि ये फेक आईडी है कि नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के नाम पे तमाम, जैसे मैं कल एक स्पीड पोस्ट की सर्च कर रहा था तो स्पीड पोस्ट की सर्च करने में जब सबसे ऊपर आईडी आ रही थी वो बिल्कुल फेक आ रही थी, क्योंकि उसमें gov.in जहाँ लिखा हुआ होगा वो नॉर्मली बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, और जहाँ पे IN लिखा होगा या .com लिखा हुआ आएगा वो फेक आईडी होगी। ये पता लग जाता है सर, थोड़ा सा बस जागरूक करने की ज़रूरत है जनता को। अगर मैं बात करूं आपसे जनता को जागरूक करने के लिए, तो जनता को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी आईडी फेक है और कौन सी आईडी ओरिजिनल है? सर, ये बात निश्चित है कि सोशल मीडिया के ज़माने में जब रील का ज़माना चल रहा है और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन में आ चुकी हैं, लेकिन हम अभी क्या है, पाश्चात्य संस्कृति को तो अपना रहे हैं, हम उन चीज़ों को ले रहे हैं, लेकिन जो सोच है वो नहीं बदल रही है। लोगों की सोच बदलेगी ऐसे कि ये निश्चित तौर पर जब सबसे पहले पेरेंट्स को जागरूक करना होगा। पेरेंट्स को जागरूक करने के बाद वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोई दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। लालच जहाँ भी होगा वहाँ फ्रॉड होगा ही होगा सर, लालच जहाँ भी होगा वो फ्रॉड होगा। बात करें डॉलर के मुकाबले अपने रुपए की, भारतीय रुपए की, आज किस स्थिति में है, पहले क्या स्थितियाँ थी? 2014 से पहले की स्थितियाँ कितनी बदली हुई थी और आज 2014 के बाद में 2024 लग चुका है, 10 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं। आज रुपए की स्थिति क्या है डॉलर के मुकाबले? मैंने ये देखा है कि डॉलर हमेशा मजबूत होता आया है और रुपए की वैल्यू कम होती आई है। ये होता रहेगा जब तक कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का है वो कम नहीं होगा, जब तक हमारा इंपोर्ट कम नहीं हुआ। जिस दिन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा उस दिन हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया अपने आप मजबूत हो जाएगा। हमारा इंपोर्ट दो बातों में मेन हो रहा है, एक तो क्रूड में और एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है क्रूड के मुकाबले, जैसे ई-व्हीकल की योजना है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हालांकि एक दिन में नहीं पड़ता, इन बातों को महीनों या साल लगते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 1 करोड़ घरों पर सूर्य की लाइट आएगी, इन सब बातों से, थोड़ी थोड़ी बातों से सूर्य हमें एनर्जी देगा। कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी ऊर्जा सोर्स पर, क्रूड पर फ़र्क पड़ेगा। उधर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हम पूरा इंपोर्ट करते थे, अब कोशिश ये की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम अपने घर में ही मैन्युफैक्चर करें ताकि जो बाहर से आने वाला इंपोर्ट कम होगा। जब इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर मजबूत होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये देखने को मिली है कि डॉलर के डेप्रीशिएशन का एक रेट होता है। जैसे मनमोहन सिंह जी जब आए थे तो 2004 में डॉलर का रेट 36 रुपये था। 2014 में ये एक बार 67 रुपये के आसपास टच कर गया, यानी ऑलमोस्ट 80% हमारा पैसा देखा जाए तो 80% ज़्यादा रुपया खर्च करके $1 मिलता था। जब मोदी जी आए तो 62-63 रुपये के आसपास था उस समय, लेकिन आज वो 83 रुपये है। तो देखा जाए तो 10 साल में 30% की इंक्रीज हुई है। तो काफ़ी हद तक डॉलर को संभाला हुआ है। बाकी का प्रभु से कामना यही है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और दूसरी चीज़ें अच्छी हों, इकोनॉमी और ज़्यादा मजबूत हो, तो डॉलर के मुकाबले डॉलर की वैल्यू गिरे और हमारे रुपए की वैल्यू बढ़े। तो दर्शकों देखा, आज एक बार पुनः हम लोग मौजूद थे मथुरा के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस है या इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर तमाम CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मथुरा के हैं उन लोगों से हमने बात की और जाना देश की इस वक्त की आर्थिक स्थिति को लेकर के कि आज हमारा देश कहाँ पर खड़ा हुआ है, उसकी वैल्यूएशन क्या है रुपए और डॉलर के मुकाबले। लगातार ऐसी खबरों को दिखाने के लिए हम लोग मौजूद होते रहेंगे और आप लोग लगातार अभी न्यूज़ को इसी प्रकार से देखते रहिए। नई नई खबरें जानने के लिए लगातार सर्च करते रहिए हमारी अभी न्यूज़ को। और साथ के साथ में आप लोगों से पुनः अपील कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं के साथ में मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।